इस मास्टर क्लास में सबसे पहले जानेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को। बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा और समझाते हुए आपको ये बात भी ध्यान रखूंगा कि आप लोग सही में महत्व समझ पाए कि आखिरकार आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख क्यों रहे हो। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोगों को पता है, यहां से शुरू करते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो हमें सस्ता बाई करना है और महंगा सेल करना है। सही बात है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो हमें पता है कि पहले हमें सेल करना है, नीचे की तरफ हमें बाई करना है। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करने का यही एक तरीका होता है, सबसे आसान। ठीक है, अब इस चीज को पता करना कि अगर प्राइस यहां है, यहां से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस चीज को पता करना मैंने आपको क्या बताया, टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस आप लोग समझ गए होंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या देखना होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस को देखने के लिए आपको क्या समझना है कि आप प्राइस का एनालिसिस करते हो। किसका एनालिसिस करते हो? प्राइस का एनालिसिस करते हो। किस बेसिस पर? कुछ डेटा के बेसिस पर, जो डेटा इंक्लूड कर सकता है पास्ट प्राइसेस, इसके अलावा वो वॉल्यूम को इंक्लूड कर सकता है। इन सब चीजों को स्टडी करते हुए टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, प्राइस के एनालिसिस को। अब ये करते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। अब चार्ट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपने स्कूल वाले लाइफ में। आप लोग याद करो, जब स्कूल में थे, 7th 8th क्लास में थे, तो आप लोगों ने बहुत सारे चार्ट बनाए होंगे। ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, और उस पर आप दो डेटा लिखते थे। कुछ डेटा इधर लिखते थे और कुछ डेटा इधर लिखते थे। फिर इनके पॉइंट्स मिलाते थे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। याद आया? और फिर इन पॉइंट्स को मिलाकर आप जो है इस तरह का चार्ट बना देते थे। याद आया? बिल्कुल वैसा ही, इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर रखते हैं टाइम को, ठीक है, वाई एक्सिस पर रखते हैं प्राइस को, ठीक है, और टाइम के हिसाब से ऐसे डॉट्स लगाकर एक चार्ट बनाते हैं। अब ये चार्ट किसी कंपनी के स्टॉक का हो सकता है, इंडेक्स का हो सकता है, कमोडिटी का हो सकता है। अब इसको स्टडी करके ये पता करना कि अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये है टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट एनालिसिस। अब आप बोलेंगे सर मैंने देखे तो हैं चार्ट्स आज तक, लेकिन ऐसा कुछ तो कभी नहीं देखा। चलो आपको दिखाता हूं। देखो, आप लोग हमेशा से इसी को देखते हुए आ रहे हो। अब देखिए, आपने इस तरह के कुछ चार्ट्स देख ही लिए होंगे। अगर आप ट्रेडिंग के यहाँ तक पहुंच गए हो ना, ट्रेडिंग सीखते हुए, तो आप लोगों ने ऐसे चार्ट्स बहुत बार देखे होंगे। सही बात है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो स्केल है हमारा, हम इस स्केल को लेफ्ट में मूव कर देते हैं। ये देखिए, अब आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, इधर से देखते हैं। प्राइस लेफ्ट में आ गया, टाइम नीचे आ गया। अब आप सोच के मुझे बताओ, जो मैं आपको बोल रहा था, क्या आप सच में अभी तक इसी चार्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे थे? तो बिल्कुल स्कूल वाला कंसेप्ट है, जबरदस्ती सबने मुश्किल बना के रखा हुआ है। अब हम इस चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि प्राइस आगे कहां जाने वाला है। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसी तरह से कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी ब्रोकर को आप लोग यूज करेंगे, उस ब्रोकर पर आपको सिंपली क्या करना है, चार्ट को करना है कैंडलस्टिक्स में कन्वर्ट। ये कैंडलस्टिक क्या होती है, अभी इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, इसको वापस राइट साइड में कर देते हैं, जिससे कि आपको राइट साइड में प्राइसेस दिखाई दे। ठीक है जी, चलिए, अब ये वही चार्ट है जो हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे, ये आपको समझ में आ गया। इसके अंदर आपको क्या करना है, हमेशा जो टाइम वाला फैक्टर है, इसको आप फिक्स करते हैं अपने हिसाब से, आपकी चॉइस का होता है। प्राइस आपको स्टॉक्स का मिल ही जाता है, पास्ट में जो भी रहा होता है, उससे आपके पास ये चार्ट आ जाता है। अब टाइम कैसे फिक्स करेंगे, आप इस डेटा को अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर चेक कर सकते हैं। किस अलग अलग टाइम फ्रेम पर? जैसे ऊपर यहां पर लिखे हुए हैं, आप इसको 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, कोई भी टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरी मास्टर क्लास के अंदर मैं जो चार्ट यूज करने वाला हूं, मेनली डेली चार्ट यूज करने वाला हूं। हालांकि जब मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेड कैसे करते हैं, तो हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम भी यूज करके देखेंगे। अब ये बातें बहुत बेसिक थी, लेकिन एक नए इंसान के लिए बहुत जरूरी थी। तो हो सकता है आपको यहाँ तक बातें बेसिक लग रही हो, लेकिन अभी जो आगे आने वाला है ना, वो आप लोगों की आंखों को पूरी तरह से खोल के दिखा देगा। क्योंकि अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैंडल स्टिक्स के सही प्रयोग की। नहीं, मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक एक्चुअली में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। अब आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, देख रहे हो आप?
कुछ बॉक्स जैसी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, डिजाइन दिखाई दे रहे होंगे, इनको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, एक कैंडलस्टिक के अंदर दो पार्ट होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये बात तो मुझे पता नहीं कि बीच वाले हिस्से को बॉडी बोलते हैं और ऊपर वाले हिस्से को विक बोलते हैं। सही बात है, लेकिन एक कैंडलस्टिक बनती कैसे है? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है? अगर नहीं सोचा है, ध्यान से सोचना और समझना जो मैं आपको समझाने वाला हूं। इस कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है कि जो ऊपर वाला प्राइस है ये बोलते हैं हाई, जो नीचे वाला प्राइस है इसको बोलते हैं लोवेस्ट प्राइस। सही बात है। टाइम आप फिक्स करते हैं, तो जैसा हमने डिसाइड किया है एक दिन का चार्ट, तो ये कैंडलस्टिक आपको क्या बताती है? इस पर्टिकुलर दिन में प्राइस ने हाईएस्ट यहां तक ट्रेड किया था और लोवेस्ट यहां तक ट्रेड किया था। अब अगर प्राइस ऊपर गया है तो ऊपर वाले प्राइस को बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस और नीचे वाले प्राइस को बोलेंगे ओपनिंग प्राइस। अगर प्राइस नीचे गया है तो नीचे वाले प्राइस को बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस और ऊपर वाले को बोलेंगे ओपनिंग, क्योंकि ओपन प्राइस यहां हुआ, क्लोज नीचे हुआ, इस तरह से। अब ये बात तो हमें पता है, लेकिन एक दिन गुजरता कैसे है उस चीज को समझना आपकी साइकोलॉजी को तैयार करता है टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर समझने के लिए। तो अगर आपको एक दिन के चार्ट पर एक कैंडलस्टिक कुछ इस तरह के दिखाई दे रही है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो क्या ये चार इंफॉर्मेशन बस समझ लेने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको समझना होता है कि ये जो चार इंफॉर्मेशन है इस बीच में, इस पूरे ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन क्या है? एक दिन, प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया था। कैसे समझेंगे? अगर हम मान लेते हैं ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है, यानी कि अप क्लोज कैंडलस्टिक है, यानी कि प्राइस जो है दिन में ऊपर गया, प्राइस कुछ ऐसे चला होगा, यहां से शुरू हुआ होगा, घूमते फिरते ऐसे ऊपर जाते हुए दिन में एक वक्त ऐसा आया होगा जब ये प्राइस नीचे आने लगा और लगभग इस लेवल तक आया और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, फिर घूमता रहा, रैली आई, फिर एक वक्त ऐसे आया बीच में कि प्राइस जो है घूमते घूमते इस लेवल तक जा पहुंचा, फिर उसके बाद दिन एंड होने तक ये वापस गिरने लगा और गिरते गिरते लगभग प्राइस जो है यहां आकर क्लोज हो गया। तो जब भी आप एक कैंडलस्टिक को देखते हो तो हमेशा समझने की कोशिश करो कि उसके अंदर प्राइस किस तरह से चल रहा होगा। तो जब आपको एक कैंडलस्टिक, एक बुलिश कैंडलस्टिक इस तरह से दिखाई देती है तो शायद उसके अंदर प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा होता है। इसी तरह से अलग अलग कैंडलस्टिक में प्राइस जो होता है वो अलग अलग तरीके से चल रहा होता है। तो कैसे चल रहा होता है, एक और एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए एक कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की है जो आपको डेली चार्ट पर ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। हमने माना कि ये भी एक बुलिश कैंडलस्टिक है। तो आज के दिन प्राइस ने क्या किया होगा? यहां से शुरू हुआ होगा, हो सकता है बीच में ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आते आते यहां तक आया, उसके बाद यहां चला, ऊपर गया और एंड में आके यहां पर क्लोज हो गया। तो आपने देखा एक कैंडलस्टिक जो आपको एक लाइन में दिखाई दे रही थी वो एक्चुअली में इस तरह भी बिहेव कर सकती है। तो जब हम डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें समझना होगा कि उसके अंदर जितने भी छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइस ने इतने सारे मूव दिए होते हैं। अब ये जो मूव है इसके अंदर, इनको समझना और इनको ट्रेड करना ही कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। जब आप इस पर्टिकुलर एक कैंडलस्टिक के अंदर जो कि डेली चार्ट पर होती है उसके अंदर के प्राइस एक्शन को ऐसे समझना सीख जाओगे तो आपको खुद सोचो कितना आसानी होगा ये समझने में कि यहां पर अगर आप लॉन्ग ले रहे हो तो वो लॉन्ग यहीं तक क्यों गया, अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट लिया था तो वो टारगेट यहीं तक क्यों गया, अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग लिया था तो प्राइस सीधे ऊपर क्यों नहीं गया, आपका स्टॉप लॉस क्यों गया, और जब प्राइस यहां पर आने के बाद आपने सोचा नीचे गिरेगा तो वो यहीं पर क्लोज क्यों हो गया, क्यों मुझे ब्रेक इवन करना पड़ गया। इस तरह के सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू होंगे जब आप कैंडलस्टिक को इस तरह से देखना शुरू करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैंडल तो क्लोज हो चुकी है, ये कैंडल तो कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर इस सारे प्राइस एक्शन का अब क्या फायदा? पहले थोड़ी पता था हमें कैसे बनने वाली है। लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप हर रोज बनने वाली नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर थोड़ा फोकस करके ये समझने की कोशिश करें कि कल मार्केट किस तरफ जा सकती है, किस तरह से बिहेव कर सकती है, किस तरह की कैंडलस्टिक बनाने की कोशिश कर सकती है, या फिर ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस यहां से गिरा, यहां से उठ के यहां पर आया तो उसने इस तरह की कैंडलस्टिक्स क्यों बनाई, ऐसे कुछ सवालों को अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो कैंडलस्टिक को देखने का
आपका नजरिया ही बदलना शुरू हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको ये बताना चाहती है कि बजाय ये याद करने के कि कैंडलस्टिक की शेप कैसी बनी है, बजाय ये याद करने के कि आज हैमर कैंडल बनी है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये कुछ नाम होते हैं, हो सकता है आपने ना सुने हो, वो सोचने की जगह पर आप सिर्फ इस चीज पर फोकस करना शुरू कर दीजिए कि एक कैंडलस्टिक हमें सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है। कितनी? 4 इंफॉर्मेशन, 4 सटीक इंफॉर्मेशन देती है। वो 4 इंफॉर्मेशन क्या होती है कि उस दिन का हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, उस दिन का लोवेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, उस दिन का ओपनिंग प्राइस क्या था और उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था। इन 4 इंफॉर्मेशन के अलावा एक कैंडलस्टिक के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन आप पता करने की कोशिश करते हैं वो अजम्पशन होता है। क्या होता है? वो अजम्पशन होता है। मतलब कि आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि उस दिन प्राइस के अंदर अगर मान लीजिए एक कैंडलस्टिक का शेप इस तरह का बना हुआ है, तो अगर आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये कैंडलस्टिक का शेप इस तरह का लग रहा है, तो अगर आप इस तरह से कैंडलस्टिक को देखेंगे तो आप जो भी ये डिटेल्स निकाल रहे हो ये सारी की सारी अजम्पशन है। लेकिन ये 4 इंफॉर्मेशन फैक्ट्स है, एक्चुअल है। आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। तो सर इस चीज का फायदा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं इस चीज का फायदा क्या है। तो अभी जैसे हमने देखा कि ये जो 4 प्राइसेस थे किसी भी कैंडलस्टिक के, एक डेली कैंडलस्टिक के, ये जो 4 प्राइसेस थे जो हमने नोट किए थे, तो ये हमने देखा ये आज के दिन जब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था तो प्राइस कहीं ना कहीं इन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा था। सही बात है। ऐसे जाके प्राइस ने क्लोजिंग दी। अगर प्राइस आज बनने वाली कैंडल में इन सारे लेवल्स पर रिएक्शन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो आने वाले दिन में भी प्राइस इन चारों प्राइस को याद रखेगा, चारों प्राइस को याद रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 पॉइंट होते हैं, ये 4 पॉइंट प्राइस को याद रहते हैं अगले दिन भी। मार्केट की याददाश्त बहुत तेज होती है, हमारी भले ही कमजोर हो। तो ये जो 4 पॉइंट होते हैं ना, ये 4 पॉइंट पर क्योंकि आज प्राइस ने इस तरह का पैटर्न बनाया है, अगले दिन भी इन चारों लेवल पर जब प्राइस आएगा तो प्राइस के इस तरह की कोई ना कोई रिएक्शन देने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है। अब काफी ज्यादा जो ये रिएक्शन देने के चांसेस हैं, इससे हमें क्या समझने को मिलता है? इससे हमें समझने को मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या समझने को मिलता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये क्या है? जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, सपोर्ट जो आपको सपोर्ट दे, रेजिस्टेंस जो आपका विरोध करे, सिंपल एज दैट। तो चार्ट के ऊपर कुछ प्राइस लेवल्स ऐसे होते हैं, कुछ प्राइस लेवल्स ऐसे होते हैं जहां पर प्राइस रिएक्शन देना पसंद करता है। कैसे रिएक्शन देना पसंद करता है? चलो समझते हैं। तो आप लोगों ने जब भी किसी चार्ट को देखा होगा, वो कुछ इस तरह के डिजाइन्स बनाते हुए चलता है। सही बात है। कहीं पर वो इस तरह लगता है जैसे पहाड़ बनते जा रहे हैं, कोई माउंटेन है, हम लोग ऐसा लगता है कि शिमला चले गए हैं, है कि नहीं? और कहीं बार जो है वो इस तरह की घाटियां बनाता है, जैसे कि स्पीति वैली है, बहुत सारी घाटियां हैं, कुछ ऐसी वैलीज बना रहा है। तो हमें प्राइस के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। नहीं भी आपको विश्वास होता तो देखो, मैं दिखा देता हूँ। आप देखोगे प्राइस देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए चल रहा है। सही बात है, चल रहा है। चलिए जी, तो जब प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होते हुए चलता है तो कायदे में हम क्या कहते हैं कि प्राइस झूला झूलते हुए चल रहा है, झूला झूलते हुए चल रहा है। देखो झूला सा झूल रहा है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्विंग्स। क्या बोलते हैं? स्विंग्स। स्विंग बोलते हैं। झूला झूल रहे हैं, यहाँ पर प्राइस अचानक से झूला झूलता है। तो ये कुछ ऐसे प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां पर प्राइस रिएक्ट करना पसंद करता है। प्राइस ऐसे पॉइंट्स पर रिएक्ट करना पसंद करता है। समझ गए आप? तो ऐसे प्राइस लेवल्स जहां पर प्राइस रिएक्ट करना पसंद करता है, उनको हम बोलते हैं की लेवल्स। क्या बोलते हैं? की लेवल्स। अब यही की लेवल अगर आपके प्राइस को ऊपर जाने में मदद करे, किस तरफ जाने में मदद करे? ऊपर जाने में मदद करे,
तो इसी प्राइस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, और यही प्राइस लेवल अगर उसको ऊपर जाने में विरोध करे तो हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ गए आप? तो ट्रेडिशनल वे में, अब ट्रेडिशनल वे क्या है? ट्रेडिशनल वे मतलब जैसे कि अधिकतर बुक्स सिखाती हैं, अधिकतर पुराने ट्रेडर्स भी सिखाते होंगे आपको, बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब प्राइस इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा होता है तो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि अगर एक ही लेवल पर दो लो बने हो तो इसको सपोर्ट बोल देते हैं, और ऐसे ही किसी लेवल पर अगर 2 पॉइंट ऐसे बने हो तो इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये बेसिक तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाने का, लेकिन मेरे ख्यालात जो हैं इस ख्यालात से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरू करी तो मैंने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की यही डेफिनेशन सीखी थी। उससे एक समस्या खड़ी हो गई, मेरे साथ तो हो गई थी, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ हुई या नहीं हुई, लेकिन मैंने जितने लोगों से बातें करी जब मैं सीख रहा था तब भी और बाद में भी, अधिकतर लोग मुझे यही रिप्लाई करते हैं कि हाँ समस्या तो यही थी। अब वो समस्या क्या थी, चलो पहले उस पर बात करते हैं, क्योंकि हम जिस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं पहले ये तो क्लियर हो जाए वो समस्या आपको है भी कि नहीं। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो समस्या कुछ ऐसी थी कि जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने शुरू करे और हमें पता चला कि भाई ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें मिलाने से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, प्राइस लेवल निकल के आ जाते हैं, तो समस्या ये निकल के आई कि कौन से वाला लेवल, जैसे कि मान लीजिए 2 हाई मिलाने हैं। अब एक इंसान कहता है कि भाई मैं तो ये 2 हाई मिलाऊंगा, ठीक है, दूसरा इंसान बोलता है कि नहीं भाई ये वाले हाई मिलाओ, तीसरा बोलता है यार ये तो ट्रेंड लाइन सी बन गई, कोई नहीं मैं जो है ये वाले हाई मिलाऊंगा, ठीक है, चौथा बोलता है मैं तो ये वाले हाई मिलाऊंगा, देखो यहां पे तो 2-2 बार काम कर रहा है, पांचवा आदमी बोलता है भाई सपोर्ट में अगर बनाऊंगा तो मैं तो सपोर्ट ये वाला ड्रॉ करूंगा, कोई बोलता है मैं ये वाला ड्रॉ करूंगा, कोई बोलता है मैं इस तरह का ड्रॉ करूंगा, कोई बोलता है यहां पर ड्रॉ करेंगे, फिर कोई बोलता है ये वाली लाइन करेंगे, फिर ये कभी मैच करता है कभी मैच नहीं करता। अब समस्या ये आती है कि हर एक इंसान एक ही एरिया में कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता है। जैसे अगर हम एक छोटा एरिया भी कोई पकड़ के चले तो सिर्फ इसी हिस्से में देखो एक इंसान इस तरह से ड्रॉ करेगा, एक इंसान इस तरह से ड्रॉ करेगा, फिर एक इंसान इस तरह से ड्रॉ करेगा और दूसरा इंसान हो सकता है इस तरह से ड्रॉ करे या इस तरह से ड्रॉ करे। सही बात है, एक इंसान जो है बोलेगा कि नहीं यहाँ पे जो है ये इस तरह से ड्रॉ करो। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि एक ही जगह पर कितनी सारी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। यहां पर कोई नियम नहीं है कि इस वाले स्विंग हाई से ड्रॉ करने पर सपोर्ट अच्छा काम करेगा या रेजिस्टेंस अच्छा काम करेगा। कुल मिला के बात ये, मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई ट्रेडिंग में सीखने की। मैंने सोचा कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए कि भाई सपोर्ट जब मैं ड्रॉ करता हूं ये नीचे इतना चला जाता है, समझ ही नहीं आता ये सपोर्ट काम का था कि नहीं था। जब मैं YouTube पे वीडियो देखता हूँ वो आदमी बोलता है अरे भाई यही था, ये फेक आउट था, चलो मैंने मान लिया एक बार। अगली बार वो व्यक्ति बोलता है यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना था, ये भी फेक आउट था, या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर गया, मैंने कहा ठीक है। अगली बार वो बोलता है यहाँ पे देखो काम कर गया, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करा। तो मेरे अंदर कंफ्यूजन आ रहा था क्या है। फिर मुझे एक सोल्यूशन मिला। सोल्यूशन क्या मिला मुझे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना जोन होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक लेवल नहीं होते। तो मुझे ये पता चला अब ये जोन है, यहाँ पे देखो ये भी काम कर गया, ये भी कर गया, ये भी कर गया, ये भी कर गया। भाई बात तो बिल्कुल सही निकली। मैंने कहा ये ठीक आइडिया है। तो फिर मैंने जोन ड्रॉ करने शुरू करे। जब मैंने जोन ड्रॉ करने शुरू करे तो मैंने ऐसे ड्रॉ करना शुरू करे। अब ये कभी काम करते थे कभी काम नहीं करते थे। अब यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है। अब फिर समस्या आने लगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से वाले ड्रॉ करें। अब ना गलत ये थे, ना गलत ये है, ना गलत वो था, गलत कोई नहीं था, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन मुझे समस्या आ रही थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा और कैसे ड्रॉ करें। मैं नहीं समझ पा रहा था कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया और सीखने की कोशिश करी। एंड फाइनली मुझे कुछ ऐसे की लेवल्स मिले जो कि काम तो इतना ही करेंगे, काम तो इतना ही करेंगे, जितनी बार ये काम करते हैं उतनी बार ही काम करेंगे, लेकिन इनको ड्रॉ करने में मुझे सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स लगेगी। और मुझे कभी ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। इन सब झगड़ों के अलावा
मैंने कुछ ऐसे प्राइस लेवल समझे जिन प्राइस लेवल्स को सीधे चार्ट पर 10 सेकंड में ड्रॉ करा जा सकता था और उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जा सकता था। वो कौन से लेवल थे? वो वही लेवल थे जो मैंने आपको कैंडलस्टिक में समझाए थे। कैसे? सिंपल सा है कंसेप्ट कि आप किसी भी हाई टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक को ले लो। क्या है? किसी भी हाई टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक, हाई टाइम फ्रेम। अब हायर टाइम फ्रेम कौन सा होता है? कंपैरिजन होता है। अगर आप एक चार्ट 15 मिनट का ले रहे हो, एक घंटे का ले रहे हो, तो 1 घंटा बड़ा हुआ तो हाई टाइम फ्रेम 1 घंटा हुआ। अगर आप 1 घंटे का चार्ट और 1 दिन का ले रहे हो तो हाई टाइम फ्रेम 1 दिन हुआ। अगर आप 1 दिन और 1 महीना ले रहे हो तो हाई टाइम फ्रेम 1 महीना हुआ। तो किसी भी हाई टाइम फ्रेम लेवल की कैंडलस्टिक्स के ओपन लो हाई क्लोज जो प्राइस होते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इतना आसान। समझे? नहीं समझे? चलो मैं जाता हूं। तो हाई टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक के OHLC, यानी कि मान लीजिए ये एक वीकली कैंडलस्टिक है। ये 4 प्राइसेस छोटे टाइम फ्रेम पर, छोटा टाइम फ्रेम मतलब जैसे कि 15 मिनट, जैसे कि 1 घंटा, जैसे कि 3 घंटा, इन टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब ये 4 लाइन ड्रॉ करना इतना आसान है कि जब आप ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हो ना और टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत सबको पड़ती है। ये 4 इतने आसान तरीके हैं कि आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पर OHLC मार्क करना है और छोटे टाइम फ्रेम के लिए वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएंगे। चलो मैं अब आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं क्या ये इस तरह होता है या नहीं होता है। अब क्योंकि आप सेबी की गाइडलाइंस तो जानते ही हैं, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग लाइव प्राइस पर एजुकेशनल सेमिनार्स, वेबिनार्स नहीं कर सकते। हम लोग कम से कम 3 महीने पुराना डेटा यूज करेंगे। तो जैसे जब जिस डेट को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो जून की डेट है, ठीक है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा 4 जून की जो ये डेट है, तो 4 जून के हिसाब से हम लोग 3 महीने पहले चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, रिप्ले मोड ऑन कर लेते हैं, रिप्ले मोड ऑन कर लेते हैं और 3 महीने का चार्ट मैं यहां से निकाल देता हूं। तो लगभग यहाँ पे 3 महीने तो हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से। 21 फरवरी ना, 3 महीने तो हो जाएंगे। चलिए इसे यहीं पे कर देते हैं। तो मैंने वो चार्ट हटा दिया, ठीक है। अब हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ये डेटा यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको आप, ये 4 घंटे का चार्ट है, इसको हम लोग वीकली चार्ट कर लेते हैं। पहले हमने वीकली चार्ट कर लिया, सही बात है, ठीक है। तो कोई भी एक वीक ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए पहले कौन से वाला वीक ले, ये वाला वीक ले लेते हैं। चलिए, बड़ी सी कैंडलस्टिक है, पहले इसको ले लेके दिखाते हैं, फिर मैं आपको सारे दिखा दूंगा। ये एक बड़ी सी कैंडलस्टिक है जो आपको दिख रही होगी ग्रीन। मान लेते हैं आज संडे का दिन है, ये कैंडलस्टिक क्लोज हो चुकी है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए अगले हफ्ते प्राइस किन किन लेवल्स पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सबसे आसान तरीका है, आप सिंपली लाइन लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दूसरा ड्रॉ कीजिए, तीसरा ड्रॉ कीजिए, चौथा ड्रॉ कीजिए। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर 4 लाइनें ड्रॉ कर ली। कौन सी 4 लाइन ड्रॉ करी है, इस वीकली चार्ट का OHLC मैंने मार्क किया है, सही बात है। अब हम लोग चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पर हम आ गए, ठीक है। अब हमारे हिसाब से आने वाले दिनों में ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने चाहिए। कब काम करने चाहिए, जब प्राइस इस रेंज के अंदर होगा तो ये चारों लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने चाहिए। देखते हैं जब प्राइस इन लेवल के पास पहुंचता है क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं कि नहीं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने से क्या मतलब होता है, प्राइस वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन देगा। चलिए अब देखते हैं, अब प्राइस चल रहा है, ठीक है, चलने देते हैं, पहले 5-6 दिन अगले चलने देते हैं, 1-1.5 हफ्ता चलने देते हैं और फिर देखेंगे कि इन लेवल्स ने कितनी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया। कई बार आप लोगों को खुद ही दिखाई दे रहा होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलने देते हैं पहले,
ठीक है, हमने यहाँ से शुरू किया था लगभग 3 तारीख से, चलो अब 2 हफ्ते हो गए लगभग, ठीक है। अब आप देखो, यही रोक लेते हैं, आगे भी किया होगा लेकिन देखो आप, अभी मैंने जब वीकली टाइम फ्रेम से लेवल ड्रॉ किए थे तो आप देखोगे खुद ब खुद, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब देखो प्राइस यहाँ पे शुरू होता है, पहले दिन यही घूमता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगले दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसी लेवल से होती है। प्राइस यहीं पर रिएक्शन देता है, ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट इसी लेवल को करता है, पंप हो जाता है। उसके बाद प्राइस आता है तो यहाँ पे आके फिर से स्लो हो जाता है, फिर से प्राइस में रिएक्शन इन्हीं लेवल्स पर आती है। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं सिखा रहा हूँ, ये मत करना कि यहाँ पे तो एंट्री नहीं आई, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हो गया। मैं आपको ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या ये लेवल काम करते हैं कि नहीं करते हैं। आई थिंक इतने सारे पॉइंट्स तो आप लोगों के लिए काफी होंगे समझने के लिए कि ये लेवल काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आप बोलेंगे सर बीच में इतना बड़ा हिस्सा है जहां पर कुछ भी नहीं था, यहां पर अगर हमें ट्रेड करना हो तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से लाएंगे? तो आप सिंपली क्या करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम है मुझे बताओ, अपने आप तो जवाब देना। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने कौन सा टाइम फ्रेम के लेवल्स ड्रॉ किए थे? बिल्कुल सही, वीकली के किए थे। सही बात है। क्या 15 मिनट से बड़ा टाइम फ्रेम सिर्फ वीकली है? नहीं, डेली भी तो है, डेली भी तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली के भी OHLC मार्क कर देंगे। चलो इसी एग्जांपल में ये भी ऐड करके देखते हैं और देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस से जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर चलते हैं। तो मान लेते हैं पहला दिन था, यहीं से शुरू कर लेंगे, वापस वहीं आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट पर चलेंगे। वीकली लेवल हमने ड्रॉ कर लिए हैं, सही बात है, वीकली लेवल हमने ड्रॉ कर लिए थे। अब हम लोग डेली लेवल और मार्क कर देते हैं इसके अंदर। और इस बार क्या करते हैं, जो हम लोग डेली लेवल मार्क कर रहे हैं इनका कलर कर लेते हैं ब्लू, कलर बदल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा दूसरा कलर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डेली प्राइस ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, सही बात है। डेली चार्ट भी मैंने 4 लेवल मार्क कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं अगले दिन, मैंने डेली लेवल मार्क कर लिए तो डेली लेवल जो है आपके अगले दिन काम आएंगे। अब देखते हैं, वापस से चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं अगले दिन क्या प्राइस इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, मतलब जो रेड वाले हैं और जो ब्लू वाले। सिर्फ एक दिन का डेटा देखेंगे। एक बार मैं सेशन ब्रेक लगा लेता हूं जिससे हमें याद रहे। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक दिन को डिवाइड कर दे रहा हूं यहां पर आगे। तो ये ब्लू लाइन आपको बताएंगी, जो वर्टिकल लाइन है, एक दिन का चार्ट। तो हमने देखा अगले दिन वीकली वाले लेवल्स ने काम किया, डेली रेंज ने नहीं काम किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग इन 4 लेवल्स को हटा देते हैं, ठीक है, और इस वाले दिन पर लगा लेते हैं अगले दिन के लिए। अभी ये कर क्या रहा हूं मैं आपको, अभी आप समझोगे, देखते जाओ, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, ये जो लेवल्स हैं इनको उठाकर अगले दिन के 4 लेवल बना दिया। ये मैंने अगले दिन के 4 लेवल बना दिए हैं और एक लाइन और चाहिए हमें लो मार्क करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो ये मैंने डेली चार्ट पर मार्क कर दिए हैं। अब देखेंगे, अब जो ब्लू लेवल है ये फिर से पिछले दिन के लेवल है। अब देखते हैं काम करते हैं कि नहीं करते हैं। यहां पर हमारा दिन कंप्लीट हो गया। अब देख लो आप, 5 मिनट पर देख लेते हैं, क्योंकि दिन का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, तो 5 मिनट पर देख लेते हैं। अब देखो पिछले दिन के लेवल्स ने कितनी बार, कितने बढ़िया तरीके से आपको इतनी बार काम करके दिखाया। इसी तरह से अब हम लोग इस दिन के चार्ट पर जाएंगे, इस दिन के लेवल्स को मार्क करेंगे, पहले वाले को हटा देंगे और अगले दिन के लिए ड्रॉ कर देंगे। तो आपको सिंपली क्या करते जाना है, हर रोज ये 4 लेवल्स बदलते जाना है अपने अगले दिन के। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया, इस चीज से आपको ये समझ में आया कि हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स अगले दिन के प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए चले जाते हैं। जैसे 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे अभी आपके लेवल काम करते हैं कि नहीं करते हैं।
और ये हमारा दिन कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा अगले दिन वीकली वाले लेवल्स ने काम किया। इसी तरह से आप ये लेवल ड्रॉ करेंगे, अगले वीक में काम करेगा। तो इस पूरे जो कैलकुलेशंस हमने देखी सीखी, इस चीज से आपको ये पता चला, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं यहां पर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे और प्रीवियस मंथ भी आप लगा सकते हैं। इनके OHLC नेक्स्ट दिन, अगला जो दिन होता है, उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब भी अब आप नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग करने जाओ और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस वीक के OHLC मार्क कर लेने हैं, प्रीवियस डे के OHLC मार्क कर लेने हैं, या प्रीवियस मंथ के OHLC मार्क कर लेने हैं। वो रेंज आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर काम करेगा। अब इसके अंदर आपके सामने समस्या क्या आएगी, उसका भी समाधान बताते हुए चलते हैं कि लेट्स सपोज आपने ये एक दिन का चार्ट लिया और इसके OHLC मार्क कर लिए। सबसे पहले आप दिन के करेंगे। अब प्राइस जो है यहां पर गैप अप ओपन हुआ, इसको सपोर्ट बनाया और ऊपर चला गया। अब प्राइस क्या हुआ, इस रेंज के बाहर चला गया। सही बात है। तो आपको अब कौन से लेवल काम आएंगे, प्रीवियस वीक के काम आएंगे। जब आप प्रीवियस वीक की रेंज से बाहर चले जाओगे तो आपको प्रीवियस मंथ के लेवल काम आएंगे। जब आप मंथ की रेंज से बाहर चले जाओगे तो प्रीवियस क्वार्टर के लेवल काम आएंगे। जब आप ATH पर प्राइस को ट्रेड कर रहे होंगे, जब प्राइस ऑल टाइम हाई होगा सबसे ऊपर, तब आपके लिए सिर्फ प्रीवियस डे के लेवल्स काम करेंगे। इसके ऊपर और नीचे के लेवल्स आपको निकालने के लिए फिबोनाची का टूल आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर पाते हो जो कि सबको दिखाई देते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, सबके लिए काम करते हैं, और आप अजम्पशन वाले लेवल से बचकर बाहर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अजम्पशन से निकल के बाहर आ गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करना हमें आ गया, अब इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करेंगे? तो अब उसकी बारी है। अब हम लोग सीखेंगे कि इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करना है। अब हम लोग समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी, कि जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने सीखे हैं, कैंडलस्टिक्स जो हम लोगों ने सीखी है, इससे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने एंट्री सेटअप बना सकते हैं, टारगेट निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो आप देखो, जो भी प्राइस लेवल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कोशिश करेगा इसको रोकने के लिए, इसलिए हम इस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और प्राइस जिस लेवल पर सपोर्ट लेके जा रहा होता है, जिसने उसे पंप किया होता है, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। तो यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी प्राइस इस जगह पर आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो हमें सेल कर देना चाहिए। सही बात है। और जब भी प्राइस घूमते फिरते इस लेवल पर आएगा तो हम लोगों को प्राइस क्योंकि ऊपर जाएगा, यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर सेल कर देते हैं और यहाँ पर बाई कर लेते हैं। सही बात है। अब होता क्या है कि जब प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा होता है तो इस जगह पर हमें नहीं पता होता कि प्राइस डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा या यहाँ से नीचे गिर जाएगा। दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो अब क्योंकि हमें पता है जब प्राइस इस लेवल के पास पहुंच रहा है, और ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, और कमाल की बात यह है कि पूरे 50% चांस है कि ये ऊपर जाएगा और पूरे 50% चांस है कि ये नीचे आ सकता है। 50-50 भाई, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है। तो हम लोग क्या गलती कर जाते हैं, इसको रेजिस्टेंस मानकर या तो डायरेक्टली सेलिंग की पोजीशन लेना शुरू कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन में पुट बाई कर लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए कुछ दूरी पर अपना ऐसे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, या तो फिर हम लोग कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बन जाए तो इसलिए हम लोग सेल कर देंगे। इस तरह के पैटर्न्स याद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं पता होता प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ट्रेड कैसे करें।
मैंने सर OHLC मार्क करके ये तो डिसाइड कर लिया कि 4 मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन जब प्राइस यहां आया मुझे समझ ही नहीं आया शॉर्ट लेना था कि लॉन्ग। प्राइस कई बार इस तरह से घूम के चला जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, कभी बाई की ट्रेड लगती, कभी सेल की ट्रेड लगती है, क्लियर ही नहीं हो पाता कि जा रहा किधर है प्राइस को। इस चीज को बचने के लिए हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि जब प्राइस इस लेवल के पास पहुंचता है या इस लेवल के पास पहुंचता है, वहां पर वो जो रिएक्शन दे रहा होता है वो रिएक्शन हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हमें वो रिएक्शन समझ में आ गई तब तो आप इस पर ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने भी अच्छे ड्रॉ कर लोगे ये काम नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई जा सकती है। अब यहां की क्लास में अब देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की कई सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। मैं आपको सिखाऊंगा बिना किसी इंडिकेटर के सबसे आसान स्ट्रेटजी, जिसको मैं बोलता हूं फेक आउट स्ट्रेटजी। क्या बोलता हूं? फेक आउट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब ये फेक आउट क्या है? अब देखो, मान लीजिए ये एक लेवल है, प्राइस ऐसे जा रहा है और ऊपर चला गया, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। कि प्राइस ने ये जो लेवल था इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया। ठीक है, अगर प्राइस इस तरह जाए और नीचे आ जाए, यहां पर शुरुआती पैटर्न तो ऐसा बनाए कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर जाए, तो इसको हम बोलते हैं फेल्ड या फेक ब्रेकआउट। तो इस फेल्ड या फेक ब्रेकआउट को ही मैं बोलता हूं शॉर्टकट में फेक आउट।